जय हिंद बच्चों। आज का टॉपिक है हमारा राज्य बिहार, क्लास 6 का भूगोल। तो चले स्टार्ट करते हैं। हम लोग पहले बिहार की चौहद्दी को समझते हैं। सबसे पहले बिहार की चौहद्दी को समझा जाए तो बिहार के उत्तर में नेपाल। उत्तर में क्या है बच्चों? नेपाल। दक्षिण में झारखंड। फिर पूरब में पश्चिम बंगाल और पश्चिम में उत्तर प्रदेश। ये हमारे बिहार राज्य की चौहद्दी है। उसके बाद हम बिहार राज्य की पूरब से पश्चिम की जो लंबाई है 483 किलोमीटर। 483 किलोमीटर। फिर उत्तर से दक्षिण इसकी लंबाई है 345 किलोमीटर। 345 किलोमीटर। फिर बिहार का कुल क्षेत्रफल, बिहार राज्य की क्षेत्रफल 94,163 वर्ग किलोमीटर। कितना है बच्चों? बिहार राज्य का क्षेत्रफल कितना है? 94,163 वर्ग किलोमीटर। ये तो बिहार राज्य के बारे में कुछ चौहद्दी और इसके क्षेत्रफल को समझें। लंबाई उत्तर से दक्षिण और पूरब से पश्चिम कितनी है इसे भी समझ गए। अगला टॉपिक है प्रशासनिक इकाइयाँ। प्रशासनिक इकाई बिहार राज्य में प्रमंडल की संख्या 9 है। अनुमंडल की संख्या 38 है। मंडल अर्थात जिले, बिहार में कुल 38 जिले हैं। मंडल जिला को कहा जाता है बच्चों। और प्रमंडल की संख्या 9 और मंडल अर्थात जिले की संख्या 38। इसी मंडल में अनेक अनुमंडल भी होते हैं और अनुमंडल के अंतर्गत बहुत सारे प्रखंड आते हैं और प्रखंड के अंतर्गत बहुत सारे पंचायत आते हैं जिससे प्रखंड का निर्माण होता है। तो प्रखंड की संख्या 534 है। कितने हैं बच्चों? 534। प्रखंड की संख्या 534। अब 3 बात समझ गए। अब अगला टॉपिक है जलवायु। बिहार की जलवायु बच्चों, बिहार की जलवायु मानसूनी है। बिहार की जलवायु कैसी है? मानसूनी है। बिहार में 3 प्रकार के ऋतु पाए जाते हैं: गर्मी, वर्षा और जाड़ा। ये हमारे देश की भी ऋतु हैं और हमारे राज्य की भी 3 मुख्य ऋतु हैं। अब पहले गर्मी के बारे में समझते हैं। तो गर्मी कब से कब तक होती है? तो बच्चों गर्मी का शुरुआत होली के महीने के बाद से शुरू हो जाती है और जहाँ से मार्च से शुरू होती है और जून तक रहती है। और जून में कड़ाके की गर्मी पड़ती है। सबसे ज़्यादा गर्मी जून महीने में पड़ती है। क्यों? इसके बारे में मैं पिछली वीडियो में आपको बताया हूँ, वहाँ से आप देख लीजिएगा। और तापमान इस महीने में 40 डिग्री से ऊपर चले जाते हैं। लू, इस महीने में लू आती है। ये लू क्या है? तो गर्मी के दिनों में धूल भरी आंधी जो आती है, हवा जो चलती है, इसी को लू कहा जाता है। इसी को क्या कहते हैं बच्चों? लू कहते हैं। अब लू के बारे में भी हम समझ गए कि लू किसे कहते हैं। और तापमान कितने रहते हैं? 40 डिग्री से अधिक होते हैं। किस महीने में? जून के महीने में। और शुरुआत तो हो जाती है मार्च से ही, परंतु जून महीने में अत्यधिक तापमान होती है। चलिए इतना बात समझिए। अगला है वर्षा ऋतु। हमारे राज्य बिहार में, जैसे भारत देश में ही, परंतु बिहार राज्य में वर्षा ऋतु की शुरुआत जून के तीसरे सप्ताह से शुरू हो जाती है और अक्टूबर माह तक रहती है। वर्षा ऋतु अक्टूबर माह तक रहती है। वर्षा के दिनों में उत्तरी बिहार की अधिकांश क्षेत्र जो बढ़ते हैं वो बाढ़ से क्षतिग्रस्त हो जाते हैं, जिसके कारण वहाँ के नागरिकों को, वहाँ के लोगों को
दोहरी जीवन व्यतीत करनी पड़ती है। ये दोहरी जीवन कैसी होती है? तो बरसात के दिनों में 3-4 महीने उसके जो आवास है वो अपने आवास को परिवर्तन कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि बाढ़ से उसके आवास जलमग्न हो जाते हैं, जल भर जाते हैं नदियों के बाढ़ के आने के कारण। तो वो क्या करते हैं, अपने सामान, अपने कुछ मवेशी ववेशी को लेकर वो कुछ ऊंचे स्थान पर चले जाते हैं और अपने घर की देखभाल करने के लिए वो सरकार की ओर से कुछ व्यवस्था की गई है, वो अपने नाव से अपने घर की ओर जाते हैं, घर की देखभाल भी करते हैं और फिर अपने जगह पे चले आते हैं। जब पानी का स्तर धीरे धीरे खत्म हो जाता है, जब वर्षा ऋतु खत्म हो जाती है, तो वो फिर अपने घर जाते हैं और फिर साफ सफाई करते हैं और फिर रहना शुरू करते हैं। इस तरह से उनके जीवन में जब वर्षा ऋतु आती है, उनका आवास उन्हें परिवर्तन करना पड़ता है। यही है दोहरी जिंदगी। ये खास करके उत्तर बिहार के जितने भी लोग हैं उनको यह जिंदगी जीना पड़ता है। चलिए, ये दोहरी जिंदगी समझ गए। अब जब भी कभी आप लखीसराय से पटना की ओर जाइएगा तो देखिएगा, पूरी रेलगाड़ी से जब जाइएगा तो देखिएगा दोनों तरफ काफ़ी समतल जमीन आपको दिखेगा। बरसात के दिनों में इन सारे समतल भूमि पर पानी का पूरा जलमग्न रहता है। क्यों? बरसात के दिनों में यहाँ धान की खेती नहीं होती है, क्योंकि बारिश के नदी की पानी, गंगा नदी की पानी से ये सारे एरिया जलमग्न रहते हैं, जिसके कारण वहाँ धान की खेती नहीं हो पाती है। फिर जब वर्षा ऋतु खत्म होती है तो धीरे धीरे जल स्तर घट जाता है, तो वहाँ का ज़मीन काफ़ी दलदली हो जाता है, नए मिट्टी आ जाते हैं, जिसमें खरीफ ये रबी फसल गेहूँ, दाल की ये मटर, चना, ये सार भरपूर मात्रा में होती है। ये समझ गए। उस क्षेत्र को टाल या दियारा क्षेत्र कहते हैं। उस क्षेत्र को, जो ऐसे क्षेत्र हैं उसको टाल या दियारा क्षेत्र कहते हैं। अब अगला है ऋतु, वो है जाड़ा। तो जाड़ा ऋतु की शुरुआत नवंबर से होती है। नवंबर से ये फरवरी तक रहती है। इस दिनों दिसंबर और जनवरी माह में शीतलहरी चलती है। ये शीतलहरी क्या है? तो ठंड के मौसम में जब हवा चलती है, ठंडी हवा जब चलती है, उसी को शीतलहरी कहा जाता है। तो ये शीतलहरी भी बच्चों समझ गए। अब अगला है क्या पॉइंट? कृषि व्यवसाय। तो बिहार की मुख्य फसल तो धान है, ये आप भी जानते हैं। हमारे बिहार राज्य की मुख्य फसल धान है। इसके अलावा भी बहुत सारे फसलें होते हैं, गेहूं होते हैं, मटर होते हैं, चना होते हैं, ये तेलहन के भी बहुत सारे, तीसी होते हैं, सरसों होते हैं, ये सारे चीज़ भी होते हैं, मगर मुख्य रूप से धान। और उसके बाद तंबाकू, गन्ना, जूट इत्यादि की भी खेती किया जाते हैं। तो तंबाकू, गन्ना, जूट, ये जो व्यावसायिक कृषि होती है, ये तंबाकू की खेती वैशाली, समस्तीपुर, मुजफ्फरपुर इत्यादि जिलों में भारी मात्रा में होते हैं, जिसके कारण इसके कुछ प्रखंड को वैशाली, समस्तीपुर, मुजफ्फरपुर, ये यहाँ पर तंबाकू की बहुत सारी खेती होती है। इसे सरैया क्षेत्र भी कहते हैं। इसके कुछ वैशाली, समस्तीपुर और मुजफ्फरपुर के कुछ प्रखंडों को सरैया भी कहा जाता है, सरैया क्षेत्र भी कहा जाता है। अब अगला है गन्ना की खेती। ये गन्ना की खेती छपरा, सिवान, गोपालगंज, पश्चिम चंपारण इत्यादि क्षेत्रों में गन्ना की प्रसिद्ध है। क्यों? क्योंकि नेपाल से जो पानी आती है वो उसमें चूने की मात्रा अधिक होती है और उससे बहते हुए जो हमारे राज्य बिहार की धरती पर आती है, तो उस क्षेत्र में काफ़ी गन्ने की खेती काफ़ी अच्छी होती है और उपज भी बहुत अधिक होती है, जिसके कारण उस क्षेत्रों में काफ़ी ये चीनी के मिल भी लगाए गए थे। अभी भी है, कुछ कम है। जूट पूर्णिया, कटिहार, अररिया, किशनगंज इन सारे जिलों में जूट की बहुत पैमाने पर खेती की जाती है। अब अगला टॉपिक है वन। हमारे राज्य बिहार में वन कितना है? तो हमारे राज्य बिहार की जितनी भी भूमि है उसका 6.4% भूभाग पर वन पाए जाते हैं।
6.4% भूभाग पर बच्चों वन पाए जाते हैं। बिहार राज्य के जितने क्षेत्रफल हैं उसके 6.4% भूभाग पर वन पाए जाते हैं। ये वन उत्तर पश्चिम हिमालय की तराई से सोमेश्वर की पहाड़ी तक और जमुई, बांका, गया, नवादा, राजगीर, कैमूर इत्यादि जिलों में भी वन आच्छादित है, वन पाए जाते हैं। अब वन है तो वन प्राणी होंगे, वन में वन जीव तो होंगे। तो बिहार के जंगलों में कौन कौन से ऐसे वन्य प्राणी पाए जाते हैं उसे देखते हैं। बाघ अभी भी है, परंतु पहले बहुत ज़्यादा थे, अब थोड़ा कम है। हिरन, दूसरा हिरन, भालू, नीलगाय, बारहसिंघा, हाथी। पहले हाथी भी पाए जाते थे, अभी थोड़ा कम हो गया है, कुछ नगण्य मात्र हो गए। क्यों? क्योंकि वन की अंधाधुंध कटाई हो रही है, वन काट के घर बनाए जा रहे हैं, फैक्ट्री लगाई जा रही है, छोटी मोटी फैक्ट्री, और अपने मकान बनाने में ये वनों की धीरे धीरे कटाई कर दी है, जिससे वन प्राणी धीरे धीरे लुप्त हो गए। चलिए, अब बिहार में वन अभ्यारण्य भी है, तो कौन कौन से हैं? वाल्मीकि वन अभ्यारण्य, ये पश्चिम चंपारण में, और कैमूर राजगीर अभ्यारण्य, भीमबांध अभ्यारण्य जो खड़गपुर और जमुई के जो जंगल हैं वहाँ पे भीमबांध अभ्यारण्य पाया जाता है। इसका खासियत है भीमबांध अभ्यारण्य में यहाँ गर्म जल के स्रोत पाए जाते हैं, जो पर्यटकों के लिए काफ़ी मनोरंजन का दृश्य। ये जनवरी के महीने में यहाँ काफ़ी पिकनिक मनाया जाता है भीमबांध अभ्यारण्य में, यहाँ लोग घूमने के लिए आते हैं। क्यों? क्योंकि 1 जनवरी का दिन यहाँ पर सभी लोग, बहुत सारे लोग आते हैं भीमबांध अभ्यारण्य देखने के लिए और आनंद लेने के लिए भी। चलिए, अगला है बेगूसराय के कांवर झील अभ्यारण्य। ये पक्षियों के लिए बेहद बहुत ही महत्वपूर्ण है, और प्रवासी पक्षी, बाहर से भी पक्षी आते हैं जाड़े के दिनों में। कब आते हैं? जाड़े के दिनों। चलिए, ये जान गए। अब चलते चलते देखते हैं जनसंख्या क्या है हमारे राज्य बिहार की। तो बिहार की जनसंख्या 2011 जनगणना के अनुसार 10,38,04,637